नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज भर के वाक़यात जब टेलीविजन स्क्रीन पे आप देखते रहे वो आपके सामने हैं। दो वाक़यात की तरफ मैं आपकी इशारा दिलाता हूं। शुरू में एक आपने देखा कि डस्का के जो वायलेंस के वाक़यात हुए डस्का सियालकोट में, उसके नतीजे में आज वुकला और मुजाहिरीन ने पंजाब के मुतादिद शहरों में बहुत बड़े मुजाहरे हुए। लाहौर में भी हुए, फैसलाबाद में हुए, गुजरांवाला में हुए, सियालकोट में हुए, डस्का में हुए। लाहौर में मुजाहिरीन जो हैं वो पंजाब असेंबली में जा घुसे, जहां पुलिस की मदद के लिए रेंजर्स को बुलाना पड़ा। ये फिनोमेना बार बार हो रहा है कि लाहौर में मुजाहरे ऐसी नोयत इख्तियार करते हैं जहां रेंजर्स को बुलाना पड़ता है। दूसरी तरफ लाहौर से बहुत दूर निकल जाएं तो सिंध में, कराची में सिंध हाई कोर्ट ने वहां के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनाब हैदर जमाली साहब जो हैं, गुलाम हैदर जमाली साहब जो हैं, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट चार्जेस फ्रेम करने का फैसला किया है और उन्हें 28 तारीख को दोबारा बुलाया गया है। जो हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर है सिंध का, और इल्जाम यह है कि पुलिस ने 2 रोज कबल मास्क पहन के सिंध हाई कोर्ट के अहाते में जर्नलिस्ट को मारा, जिसकी फुटेज जो है वो पूरा पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर देख चुका है। हम इसको समझते हैं कि ये कयास है। आप इंडिविजुअली तो इन वाकयात को देख ही सकते हैं। डस्का में क्या हुआ, लाहौर में क्या हुआ, गुजरांवाला में क्या हुआ, अंदरूनी सिंध में क्या हुआ, कराची में क्या हुआ, सिंध हाई कोर्ट के अहाते में क्या हुआ, अदालतें क्या कर रही हैं, पुलिस अफसरान किस तरह से मजबूर हैं। लेकिन अगर इसको ब्रॉडली आप देखें तो ये कयास है, ये डिसऑर्डर है, ये एक फेलियर ऑफ गवर्नेंस है, जिसको आप एक पॉलिटिकल टर्म के तौर पे कहते हैं। अब ये एक तो हमारा इंटरनल पॉलिटिकल फेलियर है, गवर्नेंस है, कयास है, डिसऑर्डर है। एक साउथ एशिया के अंदर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस पूरे खित्ते के अंदर भी एक कयास, एक रीजनल कयास और डिसऑर्डर है, जहां हम पे हमेशा हिंदुस्तान ने इल्जाम लगाया कि हम कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर के कयास का फायदा उठाते हैं, और हमारी तरफ से हमेशा ये इल्जाम लगाया गया, जो अब बढ़ता चला जा रहा है, कि हिंदुस्तान हमारे अंदर के जो मसाइल, खा कराची में हो, बलोचिस्तान में हो, या फाटा में हो, या सवात में हो, उनसे फायदा उठाता है, और एक इंटेलिजेंस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर हमें नजर आती है। और चंद दिन पहले हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के नए डिफेंस मिनिस्टर जो है मिस्टर परिकार, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी का या टेररिज्म का मुकाबला टेररिज्म से ही किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने इशारा दिया कि स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली क्या हो सकती है। ये वो बहस है, और कहा यही वो बहस है, यही वो सवालात हैं जिसको लेके हम चलेंगे। 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियात मेरे साथ तशरीफ रखती हैं। मुझे फोन पे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से पाकिस्तान की मुमताज़ साइंटिस्ट भी और सोशल कमेंटेटर भी प्रोफेसर डॉक्टर हूद बाय, जो हैं तो फिजिक्स के मतलब डॉक्टरेट है, लेकिन सोसाइटल इश्यूज़ के ऊपर और सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर कमेंट करते हैं, जिस हवाले से हम उनको लेंगे। लेकिन बहुत ही प्रोमिनेंट शख्सियत स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करते हैं हारिस खलीक साहब, जो एक मुसन्निफ भी हैं, कॉलमिस्ट हैं, लिखते हैं, टेलीविजन में भी आते हैं, आप इनसे वाकिफ हैं, शायर भी हैं, इफ आई करेक्टली रिमेंबर। और उनके साथ ही तशरीफ रखते हैं अहमद कुरैशी साहब, जो कि कॉलमिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं। और नाज़रीन, मैं ये भी आपको शुरू से बता दूं कि प्रोफेसर हूद बाय, हारिस खलीक और अहमद कुरैशी जो हैं, सबके मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव हैं। कोई नेशनलिस्ट है, किसी को लोग लिबरल समझते हैं, किसी को लोग सोशल एक्टिविस्ट समझते हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। लेकिन आगाज में प्रोफेसर डॉक्टर हूद बाय से करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको बहुत अरसे से पढ़ रहा हूं। जब मैं पता नहीं हेरल्ड में आपके पीछे छपा करते थे, जब आप फिजिक्स के हवाले से भी लिखते थे, लेकिन इंक्रीजिंगली आपका कमेंट पाकिस्तान की और साउथ एशिया की पॉलिटिक्स पे है, सोसाइटी पे है, रिलीजियस और सेक्टेरियन इश्यूज के ऊपर है। लेकिन एक फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट एक था जो मैंने अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा था, एंट्रोपी का, जिसका मुझे मतलब आता है कि डिसऑर्डर को फिजिक्स में एंट्रोपी कहते हैं। जब आप पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की सियासत को देखते हैं और बाहमी ताल्लुकात को देखते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो कयास की फीलिंग है, आपको एक फीलिंग होती है कि यहाँ एक बढ़ता हुआ डिसऑर्डर आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, जो हमारे बचपने में था और जो अब है, इसमें दुनिया और आसमान का फर्क है। आज से 50 साल पहले जब यहाँ ऑर्डर था, इंतशार कम था, केओस कम था, तो उस वक्त लोग खुशहाल जिंदगियां भी गुजार सकते अगर टेंशन के। मैं समझता हूं कि आबादी का सबसे बड़ा रोल है आजकल के को पैदा करने में, मगर यही बात नहीं है। आप पाकिस्तान में देखें कि जिस तरह की तालीम हमारे स्कूलों में दी जाती है, उसमें हमें सिविक सेंस नहीं सिखाया जाता। ये नहीं बताया जाता कि हमें किस तरह से सड़क पार करना चाहिए, कि हम एक शहरी के फराइज क्या होते हैं,
ज्यादा जोर इस पर होता है कि हमारे आसपास डॉक्टर साहब, ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो एक फेलियर ऑफ गवर्नेंस है, इसके दरमियान में जो इंटर एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जिसका एक मुजाहरा हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी किया, वो जब इसके अंदर आपको नजर आता है तो फिर क्या आपका एनालिसिस कहता है? इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है उसका मेरा ख्याल है कोई ऐसा बड़ा हाथ नहीं है। ये देख लीजिए कि जो शहरों की हालत है, खुसूसन कराची की, अगर इंडिया ना भी होता और हमारी आबादी इस तेजी से बढ़ चुकी होती तो मैं समझता हूं कि शहरों की शक्ल और सूरत में रत्ती बराबर फर्क ना आता। वही भत्ताखोरी होती, वही बदअमनी होती, वही सारी खराबियां जो आज हैं। लेकिन अगर सरहद पार कोई ऐसी ताकत हो जो मजीद खराबी पैदा करना चाहे तो उससे अच्छा, मेरे साथ है ये, मैं थोड़ा सा डिस्कशन को स्टूडियो में आगे बढ़ाता हूं। अहमद, मेरे ख्याल मैं ठीक समझा नहीं सका। मेरा मतलब ये कहने का नहीं है कि हमारे शहरों का जो कयास है, ये जो ढस्का में हुआ है, जो आज लाहौर में या पंजाब में हो रहा है, इसका कोई हिंदुस्तान से ताल्लुक है, ये वो कुछ उसमें कर रहे हैं या उनका किसी तरह से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें रोल है या कोई कॉन्ट्रीब्यूट, मेरा ये मतलब नहीं। मेरे कहने का मतलब है ये कयास साउथ एशिया में एग्जिस्ट करता है। ढस्का में जो वायलेंस हुई है, कराची के जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट करते हैं, बलूचिस्तान के अंदर जेन्युइन प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं, फाटा के अंदर जेन्युइन कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन जब हिंदुस्तान की एजेंसीज उसको प्ले करती हैं, उससे फिर मसाइल में मजीद इजाफा होता है, उससे कैओस बढ़ता है। देखिए, जहाँ तक फिजिक्स का ताल्लुक है डॉक्टर साहब, जो मुझे आपका सवाल समझ में आया और बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा, जो एनालॉजी बड़ी खूबसूरत है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मैं इमेजिन कर रहा था, जब आप सवाल पूछ रहे थे डॉक्टर साहब से, तो मैं इमेजिन कर रहा था अगर 1950 में पाकिस्तान बनने के 3 साल बाद फर्ज 3.5 करोड़ की आबादी, हाँ बिल फर्ज उस वक्त भारत ये फैसला ना करता कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी जंग शुरू करनी है अफगानिस्तान से। पश्तूनिस्तान एक वीक पॉइंट है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान भी उस वक्त एक वीक पॉइंट है, तो वहाँ पे उस वक्त और हालात भी साजगार हैं। भारत, आपको पता है उन पे ये प्रेशर था कि हम कश्मीर का, चूंकि हम एग्जैक्टली उसको उसके जवाबन ये किया, तो उन्होंने अगर वो फैसला ना करते उस वक्त प्रॉक्सी वार शुरू करना, और वो फिर 50s और 60s और 70s और 80s में अफगानिस्तान हमारे लिए एक मुश्किल का सोर्स ना बनता, और फिर हमारा जो अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट हुआ, फिर 1970 में जो हुआ, फिर 74 के अंदर जो हुआ, अगर ये चीज़ें ना हुई होती तो क्या हमें मौका ना मिलता कि शायद हम अपने मुल्क को बेहतर तरीके से हम फोकस करते और बेहतर तरीके से रन करते? ज़ाहिर है इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, लेकिन इट्स हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर भारत हमारे लिए एक बड़े मुल्क होने के नाते हम एक छोटे मुल्क के लिए ये मुश्किलात पैदा ना करता, तो शायद हम ये भी कह सकते हैं, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ना होता, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट ना होता, तो दोनों रियासतें, खास करके हम, चूंकि हम पे बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट होता है और हम छोटा मुल्क है, तो हम ज्यादा बेहतर प्रोग्रेस करते। अच्छा, अरे इसकी क्या वजह है कि जैसे मेरे हाथ में ये प्रेस रिलीज है ISPR की, जो 5 मई की है, जब सारी को कमांडर्स की मीटिंग होती है, तो कॉन्फ्रेंस ऑल्सो टुक सीरियस नोटिस ऑफ रॉज इन्वॉल्वमेंट इन विपिंग अप टेररिज्म इन पाकिस्तान। और इसका बैकग्राउंड ये है कि ये इल्जामात उस वक्त ज्यादा खुल के लगाए गए जब सबीन महमूद का सडनली मर्डर होता है कराची के अंदर, और फौरी तौर पे लिबरल सोसाइटी कहने लग जाती है कि जी ये तो पाकिस्तान के इदारों ने सबीन महमूद को मार डाला बलूचिस्तान के कनेक्शन में। और दूसरी तरफ से महसूस किया जाता है कि एक थर्ड हैंड ने नोइंग फुली वेल के एक टेंशन एग्जिस्ट करती है बलूचिस्तान के ऊपर सिविल सोसाइटी और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, इसका फायदा उठाया और सबीन महमूद को कत्ल किया ताकि इल्ज़ाम जो है वो दूसरी तरफ डाला जा सके। लेकिन एक जनरली देखने में आता है कि जो लिबरल्स हैं, जब पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, ये जो राइट ऑफ द सेंटर पाकिस्तानी कॉमेंटेटर कहता है कि इंडिया मुदाखलत कर रहा है, लिबरल्स इसको बाय नहीं करते, इसकी क्या वजह है? बहुत से लोगों का ये बिल्कुल ख्याल होता है कि हिंदुस्तान मुदाखलत कर रहा है, मगर उन्हीं लोगों का ये भी ख्याल होता है कि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में मुदाखलत करता है, और प्रॉक्सी वॉर्स जो हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो मान लिया जाता है ना कि हम करते रहे हैं। मान लिया जाता ना, हमारे यहाँ को सरकारी सतह पे तो नहीं मान लिया जाता, हिंदुस्तान में भी सरकारी सतह पे नहीं माना जाता। लेकिन जो सवाल है, तो कॉमन आदमी नहीं मानता। लेकिन आपके सवाल की चूंकि कई परतें हैं, तो मैं अगर पहली परत से शुरू करूं, देखिए बलूचिस्तान का मसला जो है वो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी का मसला नहीं है। एक तो पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी की टर्म बड़ी बहुत लिबरली यूज होती है, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल सोसाइटी का और फेडरेशन के मसाइल हैं जो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे हल करने हैं और हल करने चाहिए, सियासी हल उनके निकालने चाहिए। और जाहिर है कि कोई भी रियासत जो है वो किसी अपने हिस्से को कोई बड़ी खुशअस्लूबी से सेसीड करने की इजाजत नहीं देती, दुनिया में कहीं नहीं देती, यहां भी नहीं देती। लेकिन उसका तरीका ये नहीं है
کہ اس کو محض عسکری ذریعوں سے یا پراکسیز کے ذریعے جو بلوچستان میں بھی ہیں ان کے ذریعے سے حل کیا جائے، تو وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے۔ جو سوال یہ ہے کہ لوگ فوراً اپنے ہی ملک کے اداروں پر الزام لگا دیتے ہیں، اس کی بھی ایک تاریخی وجہ ہے۔ لیکن اس کی پاسبلٹی بھی تو ہے نا کہ بلوچستان کے ہمارے جو جینون مسائل ہیں ہمارے سینٹر اور بلوچستان کے درمیان، اس سے ہندوستان کی ایجنسیز پلے کرتی ہیں۔ ہاں، تو جینوئن مسائل سے تو باہر کی ایجنسیز پلے کرتی ہیں اور پلے کریں گی، بالکل پلے کریں گی، اور صرف ہندوستان کی نہیں کریں گی، آپ کے جو دیگر پڑوسی ہمسایہ مسلمان ممالک ہیں ان کی بھی کریں گی، اور جو سمندر کے کچھ پار ہیں ان کی بھی کریں گی۔ تو یہ وہ تو ہم نے ایک بریڈنگ گراؤنڈ بنایا ہوا ہے نا، جو ایک بنیادی مسئلہ ہے، جس کو آپ کے سوال کا جو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کیا تھا، جو پہلا حصہ تھا کہ ہم اندرونی طور پر اتنا خلفشار اور انتشار کا شکار ہے پاکستان، کہ ہم نے بہت سارے ممالک کے لیے ایک آسانی پیدا کی ہے، ان کے لیے ایک ہم نے سازگار ماحول پیدا کیا ہے کہ وہ یہاں مداخلت کر سکیں۔ یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن جو آپ کے سوال کا حصہ تھا کہ سبین محمود کی جب شہادت ہوتی ہے تو سارے لوگ اسے فوری طور پر، یا بہت سارے لوگ جو ووکل آوازیں ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ 5-5 سیکنڈ میں ٹویٹ کرتی ہیں، اور خدا کا شکر ہے میں ٹویٹر پہ نہیں ہوں لیکن مجھے اندازہ ہے کہ کیا ہو رہا تھا، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے اپنے اداروں نے کیا ہے، تو اس کی وجہ ایک بہت بڑا ایک مسٹرسٹ ہے، جو تاریخ کا انہوں نے حوالہ دیا احمد نے، وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ 1950 کی دہائی میں جو ہندوستان پاکستان کے درمیان ہوا، جو ڈیورنڈ لائن کی طرف سے مغربی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں تھیں اور مشرقی پاکستان کے الگ معاملات تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جب اگر تاریخ کا حوالہ وہ ہے تو تاریخ کا حوالہ یہ بھی ہے کہ 35 برس پاکستان پہ عسکری اداروں نے براہ راست اور 25 برس بلا واسطہ، جس کی وجہ سے بڑا مسٹرسٹ ہے، جس کی وجہ سے مسٹرسٹ ہے۔ اب اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو لیکن اس کے بعد بیچ میں ایسے واقعات بھی تو ہو جاتے ہیں نا، سلیم شہزاد صاحب بھی تو گزر گئے، ایسے واقعات بھی تو ہوتے ہیں نا۔ مسٹرسٹ ایک ایکسپلینیشن ہے اس کی، دوسری ایکسپلینیشن ہے آرگنائزڈ کیمپین، کہ جب آپ کے لوگ جو ہیں، وہ کچھ لوگ مخصوص لوگ جو ہیں، دو مختلف واقعات ہوتے ہیں، ایک شفقت حسین کا جو عمر کا مسئلہ تھا، اس میں وہی لوگ ایک آرگنائز کیمپین چلاتے ہیں، ثابت ہوتی ہے کہ ان کی انفارمیشن غلط تھی، کوئی اپولوجائز نہیں کرتا، سیکنڈ پھر سبین محمود کی شہادت ہوتی ہے، اس میں بھی پھر وہی لوگ اسی قسم کی ویری انٹرسٹنگ کامنٹ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کو میں لے کے اس میں آنا چاہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب یہ چپ ہی نہیں کر رہے یہ لوگ، لیکن میں آپ کو ڈاکٹر صاحب اس میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں، مجھے ایک بریک لینے دیں، میں بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کو لے کے آتا ہوں اس میں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک، میں پروفیسر ڈاکٹر ہود بھائی کی طرف تو ابھی چلتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے ڈاکٹر ریاض کھوکھر صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے، پاکستان کے سابقہ فارن سیکرٹری، پاکستان ہائی کمشنر ٹو انڈیا، ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ چائنا۔ ریاض کھوکھر صاحب السلام علیکم۔ ریاض کھوکھر صاحب میں آپ کو شکر گزار ہوں، آپ نے میرے لیے چند منٹ نکالے۔ مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے سر کہ جو ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر پریکار صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ٹیررزم کا مقابلہ ٹیررزم سے ہی کیا جا سکتا ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی کی حکومت آنے کے بعد، بی جے پی سرکار کے آنے کے بعد دلی میں پہلے سے زیادہ ہمیں ایک ایگریسو سٹینڈ نظر آتا ہے؟ دیکھیے موئی بھی، ہمیں اس میں کوئی غلط فہمی اور شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صرف مودی صاحب کے اسٹیٹمنٹس کو کیٹلاگ کر لیں جو انہوں نے الیکشن سے پہلے دیے تھے اور اس کے بعد دیے تھے، اور اس کے بعد دیکھیے یہ ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ ہمارے ڈیفنس منسٹر جیسے نہیں ہیں، وہ ان کے ہاں ڈیفنس منسٹر بڑا یعنی اہم عہدہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ہوم منسٹر جو ہیں وہ از دا نمبر 2 ان ٹرمز آف پروٹوکول ان انڈین کیبنٹ۔ انہوں نے اس کو ری انفورس کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے ڈیفنس منسٹر نے بالکل صحیح ہے، اور یہ اس کا یہی کانٹے کا جواب کانٹے سے دینا چاہیے، یہ انہوں نے صاف کہا ہے۔ بٹ کھوکھر صاحب ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ ہندوستان میں ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ را کے اندر ایک اسپیشل یونٹ قائم کیا گیا ہے پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کو ناکام بنانے کے لیے، جس کو $300 ملین انیشلی جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، را کے ہیڈ اس کو ڈائریکٹلی سپروائز کرتے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا پڑے گا پاکستان کو اس خطرے سے نپٹنے کے لیے؟ دیکھیے وہ انہوں نے، میں تو اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے یونٹ قائم کیا یا نہیں کیا، بیکاز آئی ڈونٹ ہیو دیٹ انفارمیشن۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یونٹ تو ہمیشہ سے تھا۔ پاکستان از دی فوکس آف راز ایکٹیویٹیز ان ساؤتھ ایشیا، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے ہر را کا جو بھی ایکشن ہوتا ہے نا، وہ صرف پرائم منسٹر آف انڈیا کلیئر کرتا ہے، ادھر وہاں یہ کوئی ہوم منسٹر یا ڈیفنس منسٹر ان لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ صرف ڈائریکٹلی
all actions are cleared by the Prime Minister of India in regard to raw actions in Pakistan. बट खोखर साहब, इसकी क्या वजह है कि हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, सिविल सोसाइटी के बहुत से लोग हैं, वो नहीं खतरा महसूस करते कि हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एक्टिविटी है या सबवर्सिव एक्टिविटी है वो उसको इतना सीरियसली नहीं लेते? मैं सिविल सोसाइटी के बारे में क्या कहूँ, मतलब बात ये है, देखिए जी, ये 20 करोड़ का मुल्क है, उसमें सिविल सोसाइटी आपकी कितनी है, वो यानी ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए, हमें सिर्फ चौकस रहना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कोई उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी ना प्रोवाइड करें जिससे वो आपके लिए और मसाइल पैदा कर दें। और देखिए, बड़ा क्लियर है कि पिछले 1 साल से उन्होंने एक बहुत एग्रेसिव स्टांस लिया हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। अब जितनी भी एक्टिविटी LOC पे हुई है या वर्किंग बाउंड्री पे हुई है, वो बड़ी सोची समझी स्कीम थी। उसके अलावा अब देखिए, हमें अपने हालात बेहतर करने हैं। मोहित साहब, देखिए, बार बार ये कहने की मैंने तो बहुत दफा कहा है, मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम में भी ये रिपीट करना चाहता हूँ, हमें अपने हालात बेहतर करने चाहिए। हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को सोचना चाहिए कि मुल्क के इंटरेस्ट क्या हैं और उसके तहत वो काम करे। अब ठीक है, हिंदुस्तान के साथ तो हर आदमी यही कहेगा कि हिंदुस्तान के बट साथ। खोखर साहब, पाकिस्तान एक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर मुल्क के हालात, यहाँ की मईशत को, यहाँ की समाज को बेहतर करेगा अगर कामयाब हो सकता है। अगर वो कामयाब नहीं होगा तो जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इम्प्रूव नहीं करेगी। देखिए, मैं आपको ये बिल्कुल, यानी मैं एम नॉट सेइंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, मेरा एनालिसिस ये है कि 3-4 मुल्क ऐसे हैं जो कि उनकी ये ख्वाहिश होगी, बल्कि उनकी ना सिर्फ ख्वाहिश बल्कि उनकी यह कोशिश होगी कि ये प्रोजेक्ट जो है ये नाकाम हो, और उसमें हिंदुस्तान का क्लियरली एक रोल होगा। मैं आई वुड गो फर्दर देन दिस। आप मेरे ज़हन में, उनके ज़हन में 3-4 टारगेट्स हैं, टारगेट रीजन्स। एक तो गिलगित बाल्टिस्तान है उनके ज़हन में, उसके अलावा कराची है उनके ज़हन में, बलूचिस्तान उनके ज़हन में है, और देखिए आपके रूरल सिंध में हालात बहुत ख़राब हैं। यानी वो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो हैं रूरल सिंध की, वो मेरा ख्याल है बहुत ही बदतर है। तो हमारे पॉलिटिशियंस को जरा सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा। खोखर साहब, बहुत शुक्रिया मेरे लिए वक्त निकालने का। मेरे साथ थे जनाब रियाज खोखर साहब, पाकिस्तान के साबका फॉरेन सेक्रेटरी, जो एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे पाकिस्तान के अंदर की टारगेट एरियाज हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, बलूचिस्तान है, कराची है, जिसे फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज टारगेट कर सकती हैं। डॉक्टर हुद भाई साहब, आप क्या कहेंगे कि क्या वजह है कि हमारे यहाँ जो सिविल सोसाइटी, पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, जो ओपिनियन बनाते हैं, थोड़े ही सही लेकिन ओपिनियन बनाते हैं, वो इसको सीरियसली नहीं लेते, इंडियन इंटेलिजेंस को या इंट्रा इंटेलिजेंस कॉन्फ्लिक्ट को? अगर आप ये देखें कि रॉ पाकिस्तान में क्या कुछ कर सकता है, मेरी नजर में वो बहुत ही कम है। अच्छा, एक तो ये कि बलूचिस्तान के साथ कोई इंडिया की सरहद नहीं मिलती है, ठीक, वहां इंडिया कोई इंडियन जहाजों के लश्कर नहीं तैयार कर सकता जिस तरह से हमने तैयार किए थे LOC के इस तरफ। दूसरे ये कि आप अगर बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान के अंदर लोग हमसे नाला हैं, मरकज से। डॉक्टर, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। मेरे हाथ में एक पीस है ब्रह्मा चलानी का, हिंदुस्तान टाइम में 5 का, चाइना एंड पाकिस्तान लिटिल इन कॉमन येट क्लोजेस्ट ऑफ एलाइज, जिसमें वो क्लियरली कहते हैं कि गिलगित जो शिया डोमिनेटेड एरिया है, वहां से ये कॉरिडोर गुजरेगा, वहां भी एक स्ट्रेटेजिक मतलब एडवांटेज है, खतरा है पाकिस्तान के लिए। और फिर वो बलूचिस्तान में कहते हैं कि ये पाकिस्तान की एक्लेज हील है, और मतलब ये है कि इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है स्ट्रेटेजिकली तौर पर। तो आप कैसे कहते हैं कि रॉ के लिए फर्टाइल ग्राउंड नहीं है यहाँ पे? नहीं, मैं कहता हूं कि जरूर बदनीयत लोग होंगे इंडिया में, और हैं ब्रह्मा चलानी जैसे, और परिकार का आपने नाम लिया था, तो ऐसे कई होंगे उधर। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि उनके पास वो मौका नहीं है, वो टूल्स नहीं है जिससे वो कुछ बहुत ज्यादा खराबी पैदा कर सके। इससे बहुत ज्यादा खराबी हम खुद अपने लिए पैदा कर रहे हैं। अब जो पंजाब का रवैया रहा है बलूचिस्तान की तरफ, उसकी वजह से बच्चा बलूचिस्तान में विफाक से नफरत करता है, यहाँ तक कि वहाँ कौमी तराना नहीं गाया जाता, वहाँ
पाकिस्तान का परचम नहीं लहराया जा सकता, इसलिए नहीं कि रॉ ने ये किया। ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, और ये वही सोच है जो 71 के जमाने में थी कि मशरकी पाकिस्तान के लोग हमसे नाराज हैं क्योंकि इंडिया ने कराया। ये बात सही है। डॉक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है, इसी से मैं एक ब्रेक ले लूं, इसी पॉइंट से मैं स्टूडियो में डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं कि कितना कुछ वो कर सकते हैं और क्यों नहीं कर सकते आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। बात यहां पे खत्म हुई कि डॉक्टर हूद भाई का कहना था कि हिंदुस्तानी एजेंसी के पास एक्सेस नहीं है फिजिकल, यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। जी 100% जो है रॉ के पास एक्सेस है बलूचिस्तान में, और वो एक्सेस है अफगान सरजमीन, और वो एक्सेस जो है 2001 के बाद शुरू हुई है, अगरचे जिसको अभी 15 साल नहीं हुए, लेकिन ये एक्सेस जो है 1950 से है भारत के पास। वो एडवांटेज इंटरप्ट हुई थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट हुई थी। ये एडवांटेज उनके पास पूरा 1950s 60s 70s 80s में इंटरप्ट हुआ था, 90s में इंटरप्ट हुआ, 20 साल इंटरप्ट हुआ, लेकिन 2001 के बाद फिर हो गया। तो ये फैक्ट है कि वो उनके पास वो एडवांटेज था। और एक और बात मैं बता दूं कि जहां आपके देखिए ना, हम जब बलूचिस्तान की बात करते हैं तो वहां पे मुजफ्फर जमाली जैसे बलोचों को भी तो याद करें ना, एक पाकिस्तानी बलोच प्रिंसिपल एक स्कूल का, जिसने कहा कि ये जो पर्ची मुझे आ रही है धमकी की कि तुम कल सुबह को असेंबली के अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराना, तुमने पाकिस्तान का कौमी तराना नहीं बच्चों से पढ़वाना, उसने जिद की कि मैं करूंगा ये, और उसको गोली मारी जाती है जब स्कूल से वापस जा रहा होता है। तो हम वो भी याद रखें, ये जंग ये डिस्कस नहीं होता। लेकिन ये जंग सिर्फ हम नहीं लड़ रहे दहशत गर्दों से, ये बलोच भी लड़ रहे हैं, ये हमारे लोग लड़ रहे हैं उन दहशत गर्दों के खिलाफ जिनको सपोर्ट मिल रही है अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये गलत बात है कहना कि देखिए बलूचिस्तान में जो सब कुछ हो रहा है वो सिर्फ क्योंकि वहां पे कोई बॉर्डर नहीं है इंडिया का। क्यों नहीं है? 1950 से क्या कर रहे हैं? है इंडिया के लिए प्ले करना, आप क्या समझते हैं? मैं तो समझता हूं कि इंडिया के लिए हर जगह प्ले करना आसान है, ठीक है। लेकिन जो जमाली साहब की जैसे इन्होंने बात की, तो मुजफ्फर जमाली शहीद, उनकी जमाली साहब का जो ट्राइब है वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान को समझना बड़ा लेकिन वो एक शख्स था, उसने मैं कह रहा हूँ कि जमाली साहब की जो शहादत हुई है, वो जमाली ट्राइब वैसे ही पाकिस्तान के साथ जो है आधे से ज्यादा, एक तो वो सिद्धी स्पीकिंग है और पाकिस्तान के साथ वो उनकी एलिजियंस है। जफरुल्लाह जमाली साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। जो बलूचिस्तान में दीगर ट्राइब्स हैं और बहुत बड़ा एरिया बलूचिस्तान का जो है, वो बिल्कुल फेडरेशन इस बात को खुद जब तस्लीम करती है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप तस्लीम करती है कि हमने जो है छोटे सूबों के साथ और फेडरेशन को मुस्तहकम बनाने में पाकिस्तान के वफाक ने वो किरदार अदा नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। तो एक प्ले ग्राउंड तो हमने हर एक के लिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, हर जगह हर एक के लिए मौजूद है। बहस हिंदुस्तान की एजेंसी का मसला नहीं है, मैं आपसे पहले भी अर्ज कर रहा था। देखिए हमारे जब पाशा साहब ISI के चीफ थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में जाके कहा था कि जी और दीगर जो हमारे जो ब्रादर ममालिक हैं उनकी एजेंसियां भी जो हैं, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात से लेके ईरान और सऊदी अरब की एजेंसीज, अच्छा लेकिन बिल्कुल वेस्टर्न की तो ये प्रॉक्सीज हैं जो ये मुसलमान मुल्कों की एजेंसीज हैं। अच्छा जो अफगानिस्तान का मसला है उसको भी जरा हमें समझने की जरूरत है ठंडे दिलो दिमाग से। अफगानिस्तान मतलब क्यों हिंदुस्तान 1950 से इस काबिल है कि वो अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके? हमारी काबुल की तरफ क्या पॉलिसी रही है पिछले 60 बरस में? तो मेरा ख्याल है कि देयर इज अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, वॉर करने की जरूरत है। एनडीएस और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के दरमियान में एक MOU साइन हुआ है जी, बहुत बिल्कुल साइन हुआ है, जिसको अजीत डोवल साहब ने डिसमिस किया है, जिससे मजीद हिंदुस्तान की जो मौजूदा क़यादत है उसकी नीयत का पता चलता है। अजीत डोवल ने उसको डिसमिस किया है बाकायदा। बड़ा रद्द वाला है हिंदुस्तान में, उसको बड़ा नेगेटिवली देखा। तो बुनियादी तौर पे बात यह है कि लेकिन काबुल में यानी अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तो एक बहुत तवील फासला है ना, एक लैंडलॉक्ड मुल्क है। कराची के पोर्ट से अफगानिस्तान को सारी आप सप्लाईज अब से नहीं, लेकिन जंगों के जमाने से 9/11 के बाद इंडिया ने बड़ा इन्फ्लुएंस पैदा किया अफगानिस्तान। इंडिया ने इन्फ्लुएंस 9/11 के बाद पैदा किया। तो मैं भी तो पिछले 30-40 साल में जो पाकिस्तान 9/11 से पहले पाकिस्तान ने काबुल को जैसे डील किया है, तो हमें भी बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। हमें वो साजगार माहौल इन एजेंसीज के लिए खत्म करना है। हमारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। जो सवाल एक छोटी सी बात, डॉक्टर साहब क्या आप क्या कहेंगे? डॉक्टर हूद भाई, मैं तो मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं हारिस खलील साहब से। मुकम्मल यानी डिफरेंस का गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो हाँ जी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत गलती की बात की है कि जब तक हम नहीं सुधारते हैं, जब तक लोग हमसे खाइफ रहते हैं और जो छोटे सूबे हैं उनकी शिकायत वैसी ही रहती है, तो फिर तो इसमें
हर मुल्क के इंटेलिजेंस एजेंसी। डॉक्टर साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि हर मुल्क, डॉक्टर साहब मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूं कि हर मुल्क के अंदर फॉल्ट लाइंस होती हैं, हर मुल्क, इवन अमेरिका जैसी जबरदस्त फेडरेशन के अंदर सूबे जो हैं कैलिफोर्निया नाला रहा है, लेकिन जब कोई तीसरा मुल्क बाहर बीच में घुस के वो फॉल्ट लाइंस एक्सपेंड करे तो वो किसी भी मुल्क में, यानी जो परफेक्ट मुल्क भी होगा ना, जो फिनलैंड अगर होगा और उसमें कोई मुदाखलत शुरू कर दे, छोटी छोटी फॉल्ट लाइंस, या स्विट्जरलैंड जैसा मुल्क हो गया, सक्सेसफुल मुल्क जो हैं, तो ये हो सकती है डॉक्टर साहब। तो वो आपकी बात सही है कि वो ठीक है हमारे यहाँ इश्यूज हैं, फेडरेशन, ये हाँ वो इश्यूज हैं, लेकिन ये हमारी मुश्किलात में जो बहुत बड़ी तरीके से हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि एक बहुत बड़ा पड़ोसी जिसको बड़ा दिल रखना चाहिए था, जिसको पता होना चाहिए था कि ये छोटा मुल्क जो है वो आप इस बड़े मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उनके इंटरेस्ट में कुरैशी साहब जरा ये देखिए कि हमने हमेशा इंडिया के ऊपर इल्जाम है, पाकिस्तान का भी हम उन्हीं पे डालते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बंगाली हमसे बहुत नाराज थे, यहाँ तक कि अब सन 71 के बाद से वो तो हम पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में भी नहीं आने देते। देखें कितनी मुश्किल से वीजा देते हैं हम जैसे लोगों को। डॉक्टर साहब ये मैं 100% आपसे मुत्तफिक हूं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि इसमें आप ये भी याद रखें कि बंगाली नाला थे, लेकिन जो सेपरेशन हुई वो इसलिए हुई थी कि अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स एक मुल्क ने यह फैसला किया कि वो यूनिलैटरली विदाउट प्रोवोकेशन इन्वेड करेगा, जबकि हमारी फौज जो है वो बैरिक्स में थी। जब हम अपने एक इलेक्शन के बाद अपने मसाइल खुद हल करने की कोशिश कर रहे थे, तो देखिए ये भी तो डॉक्टर साहब का मैं गुजारिश इसमें डॉक्टर साहब फौज ने बंगालियों को कत्ल किया था, बंगाली आज भी हमें माफ करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत लेकिन वो बंगाली नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब वो बंगाली भी हैं जो आपके मुल्क के लिए आज फांसी के फंदे पे चढ़ रहे हैं और कह रहे हैं हम माफी नहीं मांगेंगे पाकिस्तान सपोर्ट करने की। अच्छा देखिए इसको मेरा ख्याल है कि आपको कह रहा हूं कि जरा कंटेम्पराइज कर लें, लेकिन हर जब हम बांग्लादेशी पॉलिटिक्स को डीपली देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर भी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का जो अवामी लीग की रहनुमा है, जो हसीना वाजिद साहिबा हैं, उनको वो प्रोटेक्ट करती है, उनके साथ उनके बहुत बेहतर रिलेशनशिप है। और जो दूसरा धड़ा है बंगाली सियासत का, बीएनपी जो है और जमात इस्लामी वगैरह है, उनके साथ इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा सख्त झगड़ा है। सो ये जो फॉल्ट लाइंस है वो आपको वहां पर भी नजर आती है। बिल्कुल नजर आती है। देखिए इसमें डॉक्टर साहब इसको जरा थोड़ा सा अगर आप गौर करें ना, तो एक बात हिंदुस्तान को समझने की जरूरत है, वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक कंप्लायंट नॉन न्यूक्लियर नेपाल या बांग्लादेश की तरह की रियासत इस खित्ते में कभी नहीं बन सकती। अगर बनेगी तो इतनी खौफनाक बैल्कनाइजेशन, खाकम बदहान और इतनी उसके बुरे असरात हिंदुस्तान की अपनी रियासत पर और यूनियन पर असरअंदाज यानी होंगे, असर पड़ेगा उसका, कि वो पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज हो जाएगा। चूंकि वहां भी नक्सलबाड़ियों के मूवमेंट चल रहे हैं, वहां भी जो फार ईस्ट है उसमें मूवमेंट चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को यह समझना चाहिए कि बजोर शमशीर इस खित्ते में कोई मसला अब हल नहीं हो पाएगा। और जितना हम अंदर से मजबूत होंगे, जितना हम अंदर से मजबूत होंगे, जोर से इन मसाइल को हल करने की कोशिश। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है मैं अगर बात मुकम्मल जी, मुझे अपनी बात मुकम्मल की। मैं डॉक्टर साहब आपको मुकम्मल का मैं मौका देता हूं, मैं जरा एक ब्रेक ले लूं। मैं बल्कि चाहूंगा कि आगे चलने का क्या तरीका होना चाहिए, पीछे जो मिस्टेक्स हो गई आगे सोल्यूशंस हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या हम करें कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। आखिरी पार्ट है, सीधा डॉक्टर साहब की तरफ चलता हूं। डॉक्टर साहब हमने देखा कि हिंदुस्तान में अक्रॉस द बोर्ड एक यूनानिमिटी है, एक कंसेंसस है, एक नैरेटिव है उनका कि जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो जाए, दहशतगर्दी हो, कुछ भी वाकया हो, कहते हैं पाकिस्तान ने किया, वहां की इंटेलिजेंस ने किया, ISI ने किया। हमारे यहाँ अक्रॉस द बोर्ड ऐसा कोई कंसेंसस नहीं है, हमारे यहाँ बड़ी कंफ्यूजन है। अगर हमारे यहाँ भी एक यूनानिमस नैरेटिव हो कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी मुदाखलत करती है, तो शायद क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान बेहतर नेगोशिएशन कर सकेंगे, डायलॉग कर सकेंगे कि ना आप मुदाखलत करें ना हम मुदाखलत करें। बिल्कुल, किसी मुल्क को दूसरे मुल्क में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि इंडिया में जो वाक़यात होते हैं, एक तो ये कि सिर्फ चंद एक ही हैं, जैसा कि मुंबई हुआ था 2008 में, लेकिन पाकिस्तान में ये जगह जगह होते हैं और उनके बड़े भयानक असरात हैं। पाकिस्तान का मसला ये कि हम जानते हैं कि किन लोगों ने किया है,
اور یہ را والے نہیں ہیں, یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں. مثلاً آرمی پبلک اسکول میں جو وہاں بچوں کو مارا تھا وہ تحریک طالبان پاکستان نے مارا تھا. وہ خود اس چیز کو قبول کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ہم نے یہ کیا لیکن آئندہ بھی کریں گے, اور ہم اسلام کے نام پر کریں گے. جو یہاں پر شیعوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ سسپیکٹ نہیں کرتے کہ ان کا موڈس آپرینڈی ڈیفرنٹ ہے, وہ ان انسرجنٹ آرگنائزیشنز کو پیچھے سے مدد کرتے ہیں, وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے پلے کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے سپورٹ کرنے میں انڈیا کا کوئی نہیں, کیونکہ یہ جہادی تنظیمیں انڈیا کے لیے بہت زیادہ خطرے ہوں گی اگر وہ پاکستان کے اوپر چھا گئی, جس کا امکان ضرور ہے. چنانچہ انڈیا کے فائدے میں یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست نہیں, آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ جہادیوں کی مدد کرنا ہندوستان کے فائدے میں نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. جو بھارت تو بالکل ہی یعنی کہ دودھ میں نہلایا ہوا ہے بھارت کو. یہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اپریل 2014 میں کون سا محسود ہے وہ, لطیف محسود کو ہماری انٹیلیجنس پہ ہم نے انفارمیشن پرووائڈ کی, اس پہ امریکن آرمی نے, نیٹو نے پکڑ لیا تھا اسے. کس کانوائے کے اندر, جس کانوائے کے اندر افغان انٹیلیجنس کے وہ آفیسر لے کر جا رہے تھے کابل ایک میٹنگ کے لیے, جن کے براہ راست سمپیتھیز اور تعلقات اور ٹریننگ ہے انڈیا کے ساتھ. ہم شکر گزار ہیں اشرف غنی صاحب کے کہ انہوں نے ان جو ڈیٹیچمنٹس ہیں این ڈی ایس کی جو پاکستان بارڈر کے علاقوں میں تھی ان کو ریپلیس کیا اس سال آنے کے بعد. اشرف غنی کے آہستہ آہستہ انڈیا کی پبلک اوپینین خلاف ہوتی اچھا ہم اور ہم جو نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں اپنے بارے میں, ہم یہ بھی یاد کر لیں, ہم اپنی تعریف بھی کر لیں کہ ہم جو ہیں اپنی غلطیاں ٹھیک بھی کر رہے ہیں. اب وہ تو وہ جو ٹی ٹی پی کی بات کی ہے, ملا فضل اللہ جو ہے, جہاں تک میری انفارمیشن ہے, میں نے دیکھا نہیں ہے, اجیت دوال سے بھی ان کی ملاقاتیں ہیں, تصویریں ہیں ان کی میٹنگز سو کالڈ انڈین ڈپلومیٹس کے ساتھ افغانستان کے اندر جو ان کے کونسولیٹس میں کام کر رہے ہیں, تصویریں بھی ہیں اور سب کچھ ہے. چلیں اس کو چھوڑیں اس بات کو, ہم ذرا تعریف بھی کر لیں اپنی. ہم نے 50 سال میں پہلی دفعہ فور دا فرسٹ ٹائم اپنی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی نے افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, فرینڈشپ, کوآپریشن, یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے. ہم اپنی غلطیاں اور افغان چیف کو بلایا ہے اور ہم اپنے برابر اپنی یعنی کہ ایکول لیول پہ فرینڈشپ قائم کر رہے ہیں. ہم اچھا کام بھی کر رہے ہیں, ہم ان غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں, ہم ریسپیکٹ دے رہے ہیں اور ریسپیکٹ لے رہے ہیں. ایک آواز سے بولنا پڑے گا ہمیں اگر ہندوستان سے بہتر نیگوسیشن کرنی ہے اس وائلنس کو روکنے کے لیے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں جو آپ لوگ جس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ ایک آواز ہونی چاہیے, یہ ہندوستان کی کمزوری ہے اور ہماری طاقت ہے. کیونکہ یہ جو مسلسل ہندوستان میں جو ہے نا سارا ڈسنٹ وہ کوآپٹڈ ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے. اس کو مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ کوئی زیادہ اس پہ کوئی بہت پریشان ہونے کی ہمارے ہاں جو ڈیفرنٹ آوازوں سے لوگ دیکھیے ہمارے یہاں جو مختلف آوازوں سے لوگ بولتے ہیں اس سے زیادہ ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی طاقت ہے ہماری کہ ہم بیٹھ کے اپنے آپ کو برا کہہ سکتے ہیں, جو کہ آپ کو دوسری طرف اس طرح سے نظر نہیں آتا. آپ بھی ہندوستان گئے ہیں, میں بھی گیا ہوں, بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس پاکستان کی جو پولیٹیکل سوسائٹی ہے جس پہ بات نہیں ہوتی, یہاں سب سول کے کھاتے میں سول سوسائٹی کے ڈال دیتے ہیں, جو پاکستان کی پولیٹیکل سوسائٹی ہے اس میں چاہے وہ دائیں بازو کی جماعت ہو یا بائیں بازو تو خیر رہا نہیں, لیکن جتنا بھی کچھ ہے یا سینٹرسٹ جماعتیں ہوں, ان میں ہندوستان ہمارا الیکشن کے ایجنڈا پہ شامل نہیں ہوتا. بالکل نہیں ہوتا نا. وہاں ہوتا ہے, وہاں کم از کم دائیں بازو کی تو تمام ڈیل کیسے کریں گے. حل اس کا یہ ہے کہ دیکھیں اب حل پہ تو اب ہمارے دوست جو ہیں ان کو آگے کی طرف ہی دیکھنا پڑے گا, چاہے وہ دوست جو ہیں اسلام آباد میں ہوں یا کابل میں ہوں یا دلی میں ہوں. جتنا اسلام آباد, کابل اور دلی ان تین ملکوں کے درمیان جتنی زیادہ ہم آہنگی پیدا ہوگی, یہ کتنی آئیڈیلسٹ آپ کو بات لگے, اتنا ہی یہاں امریکہ کا اور دیگر ممالک کا اثر کم ہوگا. اور طریقہ کار اس کا یہی ہے کہ اس بات کو تسلیم کریں. آپ ہندوستان کو نہیں نکالنا. نہیں میں تو نہیں, ہندوستان تو آپ کا پڑوسی ہے نا, امریکہ 5000 افغانستان کی ایکویشن میں آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا رول ہو. نہیں, ہندوستان کا رول تو افغانستان کی ایکویشن میں میں اور آپ فیصلہ نہیں کریں گے, کابل فیصلہ کرے گا نا. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ کابل, اسلام آباد اور دلی, یہاں ان کے درمیان ایک ہم آہنگی آپ کو ریجنل لیول پہ قائم جلد یا بدیر قائم کرنی ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ کا سولوشن کیا ہے؟ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی, واٹ از یور سولوشن؟ میرا خیال ہے پاکستان کو چاہیے کہ وہ تمام جہادی تنظیموں کرے جو ہم نے یہ ایک زمانے میں کوشش کی تھی کہ ان کے ذریعے سے ہم کشمیر فتح کریں گے, وہ اب ممکن نہیں. پھر جو افغانستان وہ تو پہلے بھی کبھی ممکن نہیں تھا. جی, یہ ممکن نہیں تھا اور یہ بات واضح ہو گئی ہے. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, ہمیں طالبان کی سپورٹ مکمل ختم کر دینی چاہیے
اور آج حالات اس سے جا رہے ہیں جس سے مجھے خوشی ہے. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات تب بہتر ہوں گے جب ہم اس کے اوپر عمل کریں. چلو ایک پازیٹیو نوٹ پہ میں لاسٹ کامنٹ آپ یہ کا. تو نان ایشو ہے کیونکہ اب تو پاکستان افغان طالبان کو پریشرائز کر رہا ہے کہ وہ ٹیبل پہ آئیں اور ان پہ زور ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اوفینسو جو ہے بات تھوڑی پرانی ہو گئی ہے. نہیں ابھی جو ریسنٹ اب مطلب ان کا کامنٹ ہے وہ تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو سولوشن یہ ہے کہ ہمیں ڈٹنا چاہیے. ہمیں کیونکہ جو بھارت ہے مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ آئیڈیلسٹک اچھی سوچ وہاں پہ دلی میں ہے. وہاں تو بہت آگے نکل رہے ہیں. وہاں تو مودی صاحب جو ہیں اب کشمیر کے اندر اسرائیل میں جس طرح سیٹلمنٹس ہوتی ہیں جوش ایکسکلوسیو, وہاں پہ جو کبھی کشمیر میں کبھی کمیونل وائلنس نہیں ہوا, ہندو اور مسلمان ہمیشہ ساتھ رہے ہیں فار سینچریز, وہاں پہ وہ ہندو اونلی ٹاؤن شپس بنانے جا رہے ہیں تاکہ ان کو سیگریگیٹ کریں مسلمانوں سے اور ان کے ووٹ بینک سے استفادہ کریں. تو ہم تو بڑی خلفشار کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں ڈٹنا چاہیے اور ہمیں بھارت کو بتانا چاہیے ہم دوستی چاہتے ہیں, لیکن یو ہیو ٹو اینڈ دس پراکسی وار جو آپ نے 1950 سے شروع کی ہوئی ہے, اسے ختم کریں. آپ ختم نہیں کریں گے تو آپ بھی بہت کمزور ہیں اور ہمیں بھی بڑی سکت ہے. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ہماری بحث دیکھی. غالباً وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک کنسنسس پیدا کر سکیں تاکہ ہم بھارت کو ایک آواز سے بتا سکیں کہ آپ کا بھی جو پراکسی کانفلکٹ ہے ہمارے اندر وہ ہم اس سے آگاہ ہیں, اس سے واقف ہیں. اینڈ لیٹس اینڈ دس پراکسی کانفلکٹ ان ساؤتھ ایشیا. بہت شکریہ.